दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, या फिर अगर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाए तो उस केस में क्या यूज करना चाहिए। अगर शरीर का कोई हिस्सा जल जाए तो लोग उस पर टूथपेस्ट लगा देते हैं। इसे लगाना सही है या फिर गलत है? 99% लोग इन सवालों के गलत जवाब देंगे दोस्तों, और यही गलती किसी की जान ले सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको 5 बेहद ज़रूरी मेडिकल बातें बताने वाला हूँ जो इमरजेंसी में आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मेडिसिन गाइड, जहां हम हेल्थ और मेडिकल से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां देते हैं जो आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मेडिकल बातें जो हर किसी को पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हार्ट अटैक, जिसको हम हृदयघात कहते हैं, वो क्यों होता है। देखिए, जब हृदय की धमनियाँ, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें रुकावट आ जाती है जिससे हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंच पाता है। यह रुकावट कोलेस्ट्रॉल, वसा और अन्य पदार्थों के जमने से होती है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। अब बात है कि प्लाक क्या होता है। प्लाक एक चिपचिपा चिकना पदार्थ होता है जो धमनियों की अंदरूनी दीवारों पर जमा हो जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल, वसा, कैल्शियम और अन्य पदार्थों से मिलकर बनता है। जब प्लाक अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो धमनियाँ जो होती है वो संक्रिय हो जाती है, जिससे हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगर यह प्लाक फट जाता है तो वहाँ ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाता है, जिसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। ब्लड क्लॉट हो जाने से रक्त का जो प्रवाह होता है वह रुक जाता है और हार्ट अटैक हो सकता है इसमें से। इसी केस में हार्ट अटैक हम अपने को देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं किन लोगों में प्लाक बनने का खतरा ज़्यादा होता है। आजकल हार्ट अटैक के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, खासकर युवा लोगों में भी आजकल तो देखने को मिलने लग गया है। इसका मुख्य कारण गलत जीवन शैली और ख़राब खान पान है। इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जिसमें एलडीएल की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और एचडीएल की मात्रा कम हो जाती है। एलडीएल मतलब ख़राब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से, और एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम जाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरे वजह की अगर हम बात करें तो वो हाई बीपी है। हाई बीपी से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी जो आर्टरीज है उस पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से आपकी धमनियाँ जो होती है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। तीसरे वजह की अगर हम बात करें तो वो स्मोकिंग हो सकता है। स्मोकिंग भी आपकी आर्टरीज को नुकसान पहुंचाता है और कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करता है। मोटापा और गलत खान पान, ऑब्वियसली ज़्यादा फैट और प्रोसेस्ड फूड खाने से, जंक फूड खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। हाई ब्लड शुगर भी प्लाक बनने में योगदान देता है। और एक लास्ट और नॉट लीस्ट, जो कि व्यायाम की कमी। आप कई लोगों में एक्सरसाइज नहीं करते हैं ठीक से, व्यायाम की कमी के कारण भी कई बार हमें हार्ट अटैक का खतरा देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्लाक बनने से कैसे बचें। हम क्या करें कि हमारे शरीर में प्लाक ही ना बने। प्लाक नहीं बनेगा तो हार्ट अटैक के खतरा से हमें बचाया जा सकता है। प्लाक नहीं बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि फाइबर युक्त आहार ले सकते हैं, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, होल ग्रेन हो गए और नट्स खाएं। अच्छे फैट्स का सेवन करें, जैसे कि जैतून का तेल हो गया, बादाम, अखरोट, ओमेगा 3 फूड्स खाएं। ट्रांस फैट और शुगर से प्लाक तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। वॉकिंग करें, योगा करें, कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। और जितना हो सके स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना चाहिए, क्योंकि ये धमनियों को नुकसान पहुंचाता है। और कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बीपी को रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। इससे हमें नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना चाहिए, जिससे हमें कि आगे चल के कोई खतरा महसूस ना हो और इस वजह से हार्ट अटैक तक की नौबत ना आ सके, ठीक है। अगर पहले से जमा हो चुका है प्लाक तो क्या करें, डॉक्टर से हम सलाह ले सकते हैं। मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर आपको प्लाक बन चुका है तो उसे हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और दवाओं से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि हार्ट अटैक का खतरा कम हो सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के लक्षण और पहला कदम क्या होना चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है या किसी को अटैक हो चुका है तो उस केस में हम कैसे पहचानेंगे कि हार्ट अटैक है ही, यही हार्ट अटैक है। देखिए, हार्ट अटैक की अगर लक्षण पहचानने की बात अगर हम करें तो सीने में तेज़ दर्द या भारीपन महसूस होना, जो बाएं हाथ
कंधे या जबड़े तक फैल सकता है। तो शुरुआत तो बाएं हाथ से होता है, धीरे धीरे वो कंधे तक पहुंचता है, फिर जबड़े तक भी फैल सकता है उससे। सांस लेने में दिक्कत होना, पसीना आना, घबराहट आना, चक्कर आना, ये सब हो सकता है। कुछ मामलों में उल्टी जैसा लगना भी या फिर अपच जैसा फील हो सकता है। अगर लक्षण दिखें तो तुरंत आपको क्या करना है, एक जगह बैठ जाना है, गहरी सांसें लेनी चाहिए और शरीर को रिलैक्स करें। एक एस्पिरिन की गोली भी चबा सकते हैं, यह खून को पतला करता है और ब्लड को फ्लो जो होता है उसका सुधार करता है। अगर डॉक्टर ने पहले से नाइट्रोग्लिसरीन दे चुके हैं आपको तो उसे ज़रूर ले सकते हैं। और अगर दर्द 5 मिनट से ज़्यादा हो रहे हो तो उस केस में आपको जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। एम्बुलेंस वगैरह को आप बुला सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप मेडिकल से जुड़ी आप सहायता ले सकते हैं। और अगर कोई बेहोश हो जाए तो तुरंत उसे CPR जैसी चीज़ें देना शुरू कर सकते हैं। हार्ट अटैक और एसिडिटी में देखिए, कई बार एसिडिटी के कारण भी ये सारे लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो अगर आप उसमें अंतर कैसे पहचानेंगे कि ये हार्ट अटैक है या फिर एसिडिटी है, तो देखिए हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो सीने के बीच में दबाव या जलन जैसा महसूस होता है और दर्द बाएं हाथ, कंधे, गर्दन या जबड़े तक धीरे धीरे फैलता है। ठीक है, पसीना आना, घबराहट आना, सांस फूलना और चक्कर आना, ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक के लक्षण हैं। अगर हम एसिडिटी की बात करें कि एसिडिटी की वजह से जो दर्द होता है उसमें क्या होता है, खाने के बाद ज़्यादातर ये चीज़ दर्द आपको देखने को मिलेगा, एसिडिटी वाला दर्द। एंटासिड लेने से आराम मिल जाएगा आपको। अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो एंटासिड लेंगे तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। सीने में जलन होती है लेकिन सांस फूलने जैसी समस्याएं नहीं होती है एसिडिटी में। ठीक है, अगर संदेह हो तो तुरंत आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं क्योंकि हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि हार्ट अटैक ही है या फिर एसिडिटी के कारण दर्द हो रहा है तो आप उस केस में बिल्कुल भी आप डिले नहीं करें, डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें। चलिए, तो हो गई हार्ट अटैक अगर किसी को आ जाए तो उस केस में क्या करना चाहिए। अब दूसरा है, अब ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझें कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ना तब होता है जब आर्टरीज में रक्त का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो आपका धमनियाँ है उसमें रक्त का दबाव बढ़ने लग जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर यह अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर का लेवल होता है वो 180/120 होता है, अगर इससे ज़्यादा हो गया हो तो इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहा जाता है। ठीक है, अचानक अगर बढ़ गया हो, थोड़ा बहुत बढ़ने से नहीं, अचानक बढ़ गया, जैसे नॉर्मल इंसान को 120/80 रहना चाहिए और किसी को 170 हो गया, 160 से अबव चला गया अचानक से, तो इसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल सकते हैं, जो कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी डैमेज तक का कारण बन सकता है दोस्तों। अगर आप उस पर तुरंत ध्यान नहीं देंगे या आपका BP बढ़ा हुआ है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं तो वो आपके किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालिसिस कर सकता है और फिर किडनी डैमेज हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अगर ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए उस केस में। उस केस में देखिए, सबसे बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को शांत रखना, काम रखना। तनाव लेने से BP और बढ़ सकता है दोस्तों, इसलिए गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। अपने पैर को ऊंचे करके बैठ सकते हैं, इससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो सही से बना हुआ रहता है। और ठंडा पानी उस समय नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह ब्लड वेसल्स को सिकोड़ सकता है। ठंडा पानी पीने से आपका जो ब्लड का जो आर्टरीज का जो वेसल्स है उसको वो सिकोड़ सकता है। तो गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। और अगर डॉक्टर ने BP की कोई दवा दे रखी है तो उसे आप तुरंत ले सकते हैं। और अगर कोई दवाई नहीं दी हुई है तो आप जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको सर दर्द, चक्कर या फिर सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, तो इस केस में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। ब्लड प्रेशर तुरंत कम करने के लिए आपको, मान लीजिए आप तुरंत इंस्टेंट आपको हाई ब्लड प्रेशर से रिलीफ पाना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके BP को कम करने में मदद करता है। केला खा सकते हैं, यह पोटेशियम से भरपूर होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। दही ले सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, पालक, चुकंदर, अजवाइन का पानी, ये सारी चीज़ें हाई BP को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब इस केस में जब मान लीजिए किसी का BP एकदम से बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया या फिर धीरे धीरे बढ़ा पर BP किसी भी वजह से हाई है, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ होती है इसमें
वो नमक का सेवन होता है दोस्तों। नमक इसमें जितना कम से कम कर सकते हैं आपको नमक कम करना है। ज़्यादा नमक बीपी को बढ़ा देता है। और कैफ़ीन और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों से बचना चाहिए, यह ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देता है। प्रोसेस्ड फूड हो गए, जंक फूड हो गए, तला भुना नहीं खाना चाहिए। शुगर और कार्ब्स वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। लंबे समय तक अगर बीपी को कंट्रोल रखना चाहते हैं आप, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि नियमित व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गए। आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर ये सारे चीज़ होने चाहिए। और तनाव कम लेने की कोशिश करें। स्ट्रेस से बीपी बढ़ता है, इसलिए रिलैक्स करने की कोशिश करें। और नींद सबसे बेहद ज़रूरी होता है। नींद भी दोस्तों, अगर रात में नींद आप सोने जाते हैं तो आप कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लें, भरपूर नींद लें। और धूम्रपान, शराब, सिगरेट इन सारी चीज़ों से दूरी बना लें। तो इससे क्या होगा कि आप बीपी पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका बीपी बार बार हाई हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तीसरा जो है वो है पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट सही कैसे रखें दोस्तों। पल्स रेट जो होता है वो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट किसे कहते हैं। पल्स रेट, जिसको हम हार्ट रेट कहते हैं, ये दिल, जो हमारे दिल की धड़कनें होती है उसकी संख्या को बताता है। जो हमारा हार्ट जो पंप करता है ना, उसको हम बोलते हैं बीपीएम, जिसको बोलते हैं बीट्स पर मिनट। तो जो हमारा पल्स रेट है उसको बीट्स पर मिनट में माना जाता है। जैसे कि सामान्य पल्स रेट जो होता है इंसानों में वो 60 से 100 बीपीएम होता है, ठीक है, बीट्स पर मिनट। 60 से 100 बीट्स पर मिनट अगर आपका हार्ट रेट है तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एथलीट्स होते हैं उनमें जो नॉर्मल बीपी हार्ट रेट होता है वो 50 से 60 बीपीएम होता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो 1 मिनट में सांस लेने की संख्या होती है, ठीक है। पल्स रेट जो होता है वो हार्ट के जो धड़कने की संख्या है उसको बताता है। और रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो हम जो सांस लेते हैं 1 मिनट में कितनी बार ले रहे हैं, ये उसकी संख्या है। तो रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो सामान्य जो होता है वो 12 से 20 सांस प्रति मिनट होता है। अगर एक इंसान 1 मिनट में 12 से लेके 20 बार सांस लेता है तो वो एक सामान्य रेस्पिरेशन रेट कहते हैं हम उसको। और बच्चों में क्या होता है कि वो 20 से 30 सांस प्रति मिनट लेता है। बच्चे जो होते हैं वो वयस्कों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा लेता है सांस 1 मिनट में। अगर पल्स रेट या रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम हो जाए तो यह दिल और फेफड़े का जो नर्वस सिस्टम की समस्या ला सकती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी ऑक्सीजन लेवल 95% से ऊपर बनी रहे। देखिए, अगर पल्स रेट या रेस्पिरेशन रेट अचानक बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। आपको शांत रहना चाहिए, गहरी सांस लेना चाहिए, आप गुनगुना पानी पिएं उस समय, ठीक है। ठंडे पानी से चेहरा धोएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर पल्स मान लीजिए 100 बीपीएम से ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया, जैसे 50 से भी नीचे आ गया, तो आपको तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट को सही रखने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, तो इसमें आपको मैग्नीशियम युक्त आहार लेना चाहिए, पोटेशियम युक्त फूड्स खाना चाहिए, ओमेगा 3 फूड्स खाइए, आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, लहसुन और अदरक का सेवन कर सकते हैं, ग्रीन टी जैसी चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। और कैफ़ीन और ज़्यादा नमक वाला चीज़ों से आपको बचना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड से, बहुत ज़्यादा शुगर और कार्ब्स वाली चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और इस केस में आपको लंबे समय तक आप अपने बीपी और रेस्पिरेटरी रेट को आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो उस केस में आपको योगा प्राणायाम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, दिल और फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए पोषक तत्व खाएँ, अच्छी नींद ले सकते हैं, धूम्रपान, शराब, इन सब चीज़ों से बचना होगा। तनाव आपको कम करना पड़ेगा, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखना होगा, ताज़ी हवा में जाएं, गहरी सांस लें और हरे भरे वातावरण में समय बिताने से आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है या फिर हार्ट रेट है ये लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, जो कि नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। चौथी जो चीज़ है जो ज़रूरी बात है जानने के लिए वो है जलने पर तुरंत क्या करना चाहिए। देखिए, अगर किसी की त्वचा जल जाए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो जलने की जो गंभीरता होती है दोस्तों, उसके आधार पर हम इसे 3 पार्ट में बांटा ही जाता है ऑब्वियसली। जो कि फर्स्ट डिग्री बर्न जिसको हम कहते हैं वो पहला पार्ट है, दूसरा आता है सेकंड डिग्री बर्न और तीसरा थर्ड डिग्री बर्न।
फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है कि ऊपरी त्वचा होता है वो उस भाग को प्रभावित करता है जिसमें कि लालिमा हो सकता है, हल्का सूजन महसूस हो सकता है, जो हल्का जला आप जलने जैसी आपको महसूस होगा कि अब मेरा आप हाथ जल गया, जैसे कि आप रोटी बना रहे, रोटी सेक रहे हैं, उस पर हाथ जल गया मान लीजिए, वो फर्स्ट डिग्री बर्न में होता है। सेकेंड डिग्री बर्न होता है कि त्वचा की ऊपरी और अंदरूनी परत को भी प्रभावित करता है, और उस केस में आपको मान लीजिए थोड़ा सा फोड़ा फुंसी हो गया उस टाइप का, आप इस तरीके से आपका हाथ जल गया कि जिससे आपको फोड़ा निकल गया है ना, उसको सेकेंड डिग्री बर्न कहते हैं। और थर्ड डिग्री बर्न जो होता है वो गंभीर रूप से जो लोग जल जाते हैं उसको हम थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। इसमें क्या करता है कि आपकी त्वचा की सभी परतें जो होती हैं वो नुकसान पहुंचाता है उसको, और इतना ही नहीं, जैसे आपके जो नसें हैं वो वहाँ तक जल सकता है आपका, या फिर त्वचा सफ़ेद हो जाता है, काला दिखने लग जाता है, तो इसको हम थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। अगर जलना ज़्यादा हो, मान लीजिए उससे भी ज़्यादा अगर जलना जो होता है सेकेंड डिग्री बर्न या फिर उससे भी ज़्यादा थर्ड डिग्री बर्न तक दिखने को मिलता है, तो उस केस में तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर जब तक आप डॉक्टर से दिखा रहे हैं उस केस में आपको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, उस केस में सही जली हुई जगह को आप 10-15 मिनट तक ठंडे पानी में रख सकते हैं, या फिर उस चीज़ को आप पानी में डाल सकते हैं। उसमें आप बर्फ़ नहीं लगाना चाहिए उसमें, इससे क्या होता है कि रक्त का प्रवाह जो होता है वो धीमा हो जाता है और त्वचा को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फफोले ना फोड़ें, जो फफोले बन रहे हैं मान लीजिए उसको फोड़ना नहीं चाहिए। अगर जलने से फफोड़े बन जाएँ तो उन्हें छेड़े नहीं, क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। एलोवेरा का आप जेल लगा सकते हैं या फिर शहद लगा सकते हैं उसके ऊपर, और ढीली और साफ पट्टी से आप उसको बांध सकते हैं, ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए इसमें, टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए, जो हम लोगों को सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है कि जहाँ पे जल जाता है वहाँ पे लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं या फिर मक्खन लगा देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। काटन या फिर रुई उस पर नहीं लगाना चाहिए, गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या टूथपेस्ट लगाना सही है, तो ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। टूथपेस्ट जलने को ठीक करने के बजाय गर्मी को फंसा देता है, वहीं पे गर्मी जो आपके जिसका हाथ मान लीजिए जल चुका है, तो उस केस पे अगर आप टूथपेस्ट लगा देते हैं तो उसके हाथ के अंदर जो भी गर्मी होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, गर्मी को फंसा देता है, जिससे जलन और बढ़ सकती है। इसमें जो मौजूद केमिकल्स होता है वो घाव को संक्रमित कर सकता है और त्वचा को और ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे सकता है। जलने के बाद जल्दी ठीक होने के लिए देखिए आपको प्रोटीन युक्त आहार खाना चाहिए, विटामिन सी फूड्स खाएँ, जिंक युक्त फूड्स खा सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। प्रोटीन युक्त आहार की अगर हम बात करें तो जैसे दाल हो गए, अंडे हो गए, चिकन और सोया प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें हो गई। विटामिन सी फूड्स की बात करें तो नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर जैसी चीज़ें हो गई। जिंक फूड्स की अगर हम बात करें जैसे कद्दू के बीज हो गए, मूंगफली हो गए, चना हो गए, टिश्यू रिपेयर, ये सब टिश्यू को रिपेयर करने में सहायक होता है। हल्दी वाला दूध में एंटी सेप्टिक गुण होता है और घाव को भरने में मदद करता है, ठीक है। पांचवा जो ज़रूरी बात है जो हर किसी को जानना चाहिए वो है ऑक्सीजन लेवल का अचानक गिर जाना। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर जाए तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले बात है कि शरीर में जो ऑक्सीजन का स्तर होता है उस समय अगर किसी को मान लीजिए अचानक कम हो जाए तो सबसे पहले उस पर सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया खतरनाक हो सकती है, खास करके अगर SpO2 90% से नीचे चला जाए तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल को कम होने के जो लक्षण होते हैं उसमें तेज़ सांस लेना हो सकता है आपको, क्योंकि आपके शरीर से ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो उस केस में आपको ऑब्वियसली रैपिड ब्रीदिंग आप अपने आप करने लग जाते हैं। सीने में जकड़न या फिर भारीपन महसूस होने लगेगा, चक्कर आना हो सकता है, कमजोरी और बेहोशी महसूस हो सकती है, ठीक है। होंठ, नाखून या त्वचा का नीला पड़ना हो जाता है, बेचैनी और घबराहट जैसी चीज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि गहरी सांस लें, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। आप सही पोजीशन में बैठें, आप सीधा बैठें या फिर ट्रिपॉड पोजीशन में बैठ सकते हैं, जैसे आगे झुककर दोनों पैरों को आगे करके उस पर हाथ रख के आगे झुककर आप बैठ सकते हैं उसमें, जिससे फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलता है उस केस में। खिड़कियाँ खोलें, जैसे कि खिड़की वगैरह खोल कर रखें ताकि उससे फ्रेश एयर आपके पास तक पहुंच सके। और जैसे पंखे वगैरह हो गए, अगर आपको खिड़की से हवा नहीं आ रहा तो पंखे चला सकते हैं उस केस में, ठीक है, तो आपको सांस लेने में मदद मिल सकता है। भाप ले सकते हैं,
और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आपके पास है तो आप ऑक्सीजन ऑब्वियसली ले सकते हैं। अगर सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है फिर भी तो आपको डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए। देखिए, कुछ फूड्स या फिर आहार की हम बात करते हैं जो ऑक्सीजन लेवल को आपको बढ़ा सकता है, वो है आयरन युक्त फूड्स। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गए, मेथी हो गए, बीट रूट हो गए, अनार, सोया चंक्स, ये सब चीज़ें खाएं। विटामिन सी से युक्त फूड्स खा सकते हैं, संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर, ये सारी चीज़ें। ओमेगा 3 फूड्स खा सकते हैं, अखरोट हो गए, अलसी के बीज हो गए, मछली हो गए। प्रोटीन युक्त आहार ले सकते हैं, दाल, अंडे, पनीर, चिकन, ये सब चीज़ें। ठीक है। अगर ऑक्सीजन 85% से नीचे चला जाए दोस्तों और सांस लेने में बहुत कठिनाई हो तो उस केस में आपको तुरंत डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 5 ज़रूरी मेडिकल बातें जो इमरजेंसी में आपकी जान बचा सकती है। कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्या आपने कभी ऐसी इमरजेंसी फेस की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।